हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी लगातार करवाई जाएगी। और यदि आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं और इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको चाहिए और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और आपको बता दें कि ये ऐसे प्रश्न हैं, सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न आपके सामने है कि कबीर के गुरु कौन थे। 4 विकल्प इसके हैं। पहला है वल्लभाचार्य, दूसरा है रामानंद, और तीसरा है रामानुज, और चौथा विकल्प है नामदेव। तो आपको बताना है कि इनमें से कबीर के गुरु कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, यानी कबीर के गुरु रामानंद थे। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और प्रश्न है राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2016, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017, और तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, और चौथा ऑप्शन है 1 जुलाई 2016। तो आपको बताना है, सही विकल्प का चुनाव करना है और बताना है कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2017। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। तो पहला ऑप्शन है 122वां संविधान संशोधन, दूसरा है 121वां संविधान संशोधन, तीसरा है 123वां संविधान संशोधन, और चौथा ऑप्शन है 124वां संविधान संशोधन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए होगा, यानी 122वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी, जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये पारित किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है। पहला ऑप्शन है 250, दूसरा है 252, तीसरा है 245, और चौथा ऑप्शन है 238। तो आपको बताना है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो याद रखेंगे, इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा विकल्प ए, 250। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। पहला ऑप्शन है फंगस से, दूसरा है पशु से, तीसरा है कृमि से, चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया से। तो आपको बताना है कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, और सही उत्तर इसका होगा कृमि से। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है पीपली घाट, दूसरा ऑप्शन है भोर घाट, और तीसरा है थाल घाट, और चौथा ऑप्शन है पाल घाट। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो देखिए, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में भोर घाट भी है, थाल घाट भी है, पाल घाट भी है, और पीपली घाट जो दर्रा है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। पहला ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, दूसरा है सुरेंद्र दत्त, और तीसरा है कृष्ण दत्त, और चौथा है बटुकेश्वर दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त।
यानी पहला विकल्प इसका सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भिलाई संयंत्र, जो भिलाई लौह संयंत्र है, ये किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है? पहला ब्रिटेन, दूसरा है रूस और तीसरा विकल्प है जर्मनी, चौथा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको बताना है कि किस देश के सहयोग से भिलाई लौह इस्पाती संयंत्र की स्थापना की गई है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा रूस के सहयोग से। अगले प्रश्न पर आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपका है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे और बहुत पूछी जाती है ये रेखा। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? पहला ऑप्शन है विषुवत रेखा, दूसरा है कर्क रेखा और तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा और चौथा ऑप्शन है आर्कटिक रेखा। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर होगा कर्क रेखा, यानी जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरती है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों, इसमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये वीडियो तो है, लेकिन इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। अगला क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? कैटालिस्ट कौन सा है? देखिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो स्वयं रासायनिक अपक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन आप क्रिया की जो गति है उसको बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। तो आपको बताना है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। पहला है Pt यानी प्लेटिनम, दूसरा है Na यानी निकिल और तीसरा है Mo यानी मॉलिब्डेनम और चौथा है Fe यानी लोहा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, यानी तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकिल है। देखिए दोस्तों, वीडियो यदि आपको महत्वपूर्ण लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको अन्य टॉपिक्स पर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? देखिए, आंदोलन से संबंधित एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था। पहला ऑप्शन है शेख नूरुद्दीन, दूसरा है चैतन्य महाप्रभु, तीसरा है रामानंद और चौथा विकल्प है विठोवा। तो आपको बताना है सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, शेख नूरुद्दीन ने ऋषि आंदोलन चलाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला विकल्प है वीर, दूसरा है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा है विद्वान और चौथा ऑप्शन आपका है यज्ञकर्ता। तो यज्ञकर्ता बिल्कुल नहीं हो सकता, विद्वान भी नहीं हो सकता और वीर भी नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी विकल्प बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न है, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है कुषाण, तीसरा है शुंग और चौथा ऑप्शन है गुप्त। तो बताना है इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है और बताना है कि वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो सही उत्तर का चुनाव करना है और सही उत्तर होगा गुप्त शासकों
यानी विकल्प डी सही होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? देखिए 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो बताना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। पहला ऑप्शन है योद्धा, दूसरा है पुरोहित, तीसरा है शूद्र और चौथा ऑप्शन है चांडाल। तो सही उत्तर आपको बताना है कि 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा शूद्र, विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला ऑप्शन 25, दूसरा 20 और तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 23। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बता दें कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर ये हुए हैं, यानी विकल्प सी सही होगा, याद रखना है। और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अवध में, दूसरा बिहार में, तीसरा बंगाल में, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो आपको बताना है कि बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही विकल्प इसका होगा अवध में, विकल्प ए सही होगा, यानी अवध में इन्होंने किसानों को संगठित किया। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा गया है? माफ़ कीजिएगा, कहा है। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? पहला ऑप्शन है अब्बास खां सरवानी, दूसरा है बदायूनी, तीसरा है विकल्प अहमद खां और चौथा विकल्प है मीर अलाउद्दौला कजवीनी। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इससे पहले बता दें कि अकबर चूँकि एक उदार शासक था और सभी धर्मों का सम्मान करता था, तो इसी कारण से इसको किसी ने इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है और उसका नाम इन चारों विकल्प में से आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, बदायूनी। बदायूनी ने लिखा है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे। तो आपको बताना है कि महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। पहला विकल्प है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरा है अशोक और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए। कौन सा विकल्प होगा? विकल्प ए होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से महरौली का स्तंभ लेख ये संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? पूछा गया है कई बार। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, माफ़ कीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय और तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो आपको बताना इनमें से गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है। तो कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को, यानी विकल्प सी सही होगा इसका। अगले प्रश्न पर आते हैं। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है दीनार, दूसरा है करसापण, तीसरा है निस्क और चौथा ऑप्शन है काकिनी।
तो बताना है आपको कि गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बता दें कि गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। विकल्प ए सही होगा इसका, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आगे भी इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार आपको दोबारा बता दूं कि विभिन्न टॉपिक्स पर आपको वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं। और यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक